हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो बेटा आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपनी वेव ऑप्टिक्स के लेक्चर्स, ठीक है। और वेव ऑप्टिक्स के लेक्चर्स में बेसिकली 3 लेक्चर्स में हम पूरी की पूरी वेव ऑप्टिक्स ख़त्म करने वाले हैं, राइट। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। एंड इसमें हम लोग बेसिकली जो डील करने वाले हैं वो सारे वही टॉपिक्स डील करने वाले हैं जो आपके CBSE सिलेबस में है, ठीक है। और ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट डिटेल में डील किया जाएगा, ठीक है। 3 लेक्चर्स में आपका लगभग ख़त्म हो जाएगा। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो 4 लेक्चर्स होंगे, अदरवाइज 3 लेक्चर्स में सारा का सारा कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ से ख़त्म कर देंगे, राइट। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि CBSE के जो इस ईयर के सिलेबस में जो हमारा दिया हुआ है लेटेस्ट सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से टॉपिक्स हैं इस चैप्टर से वो हमें समझने हैं। पहले सिलेबस को समझना है, राइट। सिलेबस को समझेंगे, उसके बाद फिर हम लोग टॉपिक्स को उठा के और उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे, राइट। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि 2021-22 के सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स बेसिकली हम डील करने वाले हैं, तो उसमें सबसे पहला टॉपिक आपका रहेगा वेव थ्योरी एंड वेव फ्रंट। वेव थ्योरी एंड वेव फ्रंट के बारे में डील करेंगे, बेसिक आइडिया होना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे बिहेवियर ऑफ प्रिज्म, लेंस एंड मिरर। बिहेवियर ऑफ प्रिज्म, लेंस एंड मिरर फॉर प्लेन वेव फ्रंट, फॉर प्लेन वेव फ्रंट। तो चलिए, ये 2 टॉपिक हो गए। तीसरा टॉपिक हमें क्या पढ़ना है, हमें यहाँ पर हाइगेंस प्रिंसिपल के बारे में पढ़ना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद 4th टॉपिक हमारा रहेगा प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइगेंस प्रिंसिपल। जो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा है अभी तक, रे ऑप्टिक्स के थ्रू हमने पढ़ा था, रे नेचर मान के, लाइट के रे नेचर को मानकर पढ़ा था। अब हम उसको वेव थ्योरी के कॉन्सेप्ट से प्रूफ करेंगे, राइट। उसके बाद कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट एंड देयर कंडीशंस टू बी कोहेरेंट, देन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, देन BIDSG, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसको करेंगे। देन एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी इन इंटरफेरेंस, ठीक है, वो निकालेंगे हम लोग। आफ्टर दैट कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देन एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ, जो फ्रिंजेस बनती हैं हमारी इंटरफेरेंस में, उनकी विड्थ का एक्सप्रेशन निकालना है। आफ्टर दैट कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पढ़नी है। एंड देन डिफ्रैक्शन हमें पढ़ना है, ठीक है, ड्यू टू सिंगल स्लिट। एंड आफ्टर दैट विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये हमारे पास ओवरऑल 13 टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हमें डील करना है। आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिकली कवर करने वाले हैं ये 5 टॉपिक्स, ठीक है। कोहेरेंट सोर्सेस तक हम लोग कवर करेंगे, राइट। उससे आगे हम लोग फर्दर वीडियोस में कवर करेंगे। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट क्या है? वेव थ्योरी में बेसिकली हाइगेंस और फ्रेनेल एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया था। तो इनिशियली इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा कि इन्होंने देखा कि भाई रे ऑप्टिक्स के थ्रू हम रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, ये जो फिनोमेना हम जो पढ़ चुके हैं इनको तो एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, लेकिन जो इंटरफेरेंस जो अभी पढ़ेंगे हम, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये जो थ्योरीज हमारी थी, ये जो कॉन्सेप्ट थे हमारे, बेसिकली इन कॉन्सेप्ट को हम रे नेचर के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, जो कि हमने अभी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को पढ़ा है, रे ऑप्टिक्स को पढ़ा है। उसके थ्रू रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन तो प्रूफ हो रहा था, लेकिन इंटरफेरेंस की जब बात आई, या डिफ्रैक्शन की जब बात आई, या पोलराइजेशन की जब बात आई, तो इन तीनों को हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए। किसकी हेल्प से? रे थ्योरी के हेल्प से, या फिर रे नेचर की हेल्प से, या रे ऑप्टिक्स की हेल्प से। तो फिर इन्होंने कहा कि हम इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये एज्यूम करना पड़ेगा भाई कि जो हमारी लाइट है
वो वेव नेचर है उसके अंदर, वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है, ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिया गया। ठीक है, तो हैगेंस जी ने क्या बताया, इन्होंने कहा कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ, और लाइट प्रोपेगेट्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स, राइट, or you can say that the disturbances travels in the form of transverse wave, and this basically disturbance moves with the speed of light। तो इन्होंने यही एक सिंपल सी लाइन दी थी कि अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी the light travels in the form of wave, or more precisely you can say in the form of transverse wave। अब ट्रांसवर्स वेव आपको पता है ऑलरेडी, मैंने बता रखी है, EM वेव्स में मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव्स with a speed इन दैट मीडियम, जो भी स्पीड होगी उस मीडियम में लाइट की, उसी स्पीड के साथ हमारी लाइट वेव्स ट्रेवल करती है। ठीक है, ये हमने वेव थ्योरी में पढ़ा है, ये वेव थ्योरी में दिया गया, ये सपोज किया गया, राइट। इसके बाद फिर हमने आगे जो है टॉपिक को समझा, दैट इज वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट क्या है ये हमें समझना है। ठीक है, अब आपको पता है कि लाइट हमारी अगर हर एक डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है वेव्स के फॉर्म में, तो वेव्स तो बहुत सारी होंगी। ठीक है, बहुत सारी वेव्स हर एक डायरेक्शन में जा रही होंगी। जब किसी एक लाइट सोर्स से वेव्स निकलेंगी तो वो बहुत सारी वेव्स होंगी, और जो कि हर एक डायरेक्शन में दे आर प्रोपेगेटिंग, राइट। तो ये वेव फ्रंट एक्चुअल में होता क्या है? तो वेव फ्रंट क्या है बेसिकली, अगर हम इसको टेक्निकली डिफाइन करें तो इट इज द कंटिन्यूअस लोकस और ट्रेजेक्ट्री और पाथ ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेस। मतलब अगर हमारी कुछ वेव्स आ रही हैं यहाँ पर, ठीक है, अब ये मीडियम है हमारा सारा, तो यहाँ कुछ पार्टिकल्स हैं मीडियम के, कुछ पार्टिकल्स हैं मीडियम के। अगर ये सारे के सारे पार्टिकल्स हमारे क्या कर रहे हैं, सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, तो इनका जो लोकस होगा, इनको ज्वाइन करने वाली जो ट्रेजेक्ट्री होगी, ये ट्रेजेक्ट्री ही बेसिकली, ये लोकस ही हमारा क्या होता है, वेव फ्रंट होता है। तो लोकस, या फिर ये कह लो कि एक ऐसी ट्रेजेक्ट्री, एक ऐसा लोकस जिसमें सारे के सारे पार्टिकल्स जो हैं मीडियम के वो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, ऐसे पार्टिकल्स को, ऐसे लोकस को क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट बोलते हैं। अब वेव फ्रंट हमारे बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, दे आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी, राइट। 3 टाइप्स के वेव फ्रंट होते हैं अकॉर्डिंग टू shape of the source of light, according to the shape of the source of light। सबसे पहला वेव फ्रंट होता है स्फेरिकल वेव फ्रंट। ये कब मिलेगा? स्फेरिकल वेव फ्रंट हमें जब मिलेगा जब हमारा सोर्स कैसा हो, सोर्स ऑफ लाइट हमारा कैसा हो, पॉइंट सोर्स हो। अगर हमारा लाइट सोर्स कैसा है, पॉइंट सोर्स है, अगर हमारा लाइट सोर्स पॉइंट सोर्स है, मतलब जिसका साइज काफ़ी छोटा है, या फिर हम कह सकते हैं कि स्फेरिकल है, जैसे बल्ब, एलईडी बल्ब हो गया, छोटे वाले बल्ब्स हो गए जो स्फेरिकल शेप में होते हैं, फिर उनका साइज बहुत छोटा है। तो ऐसे सोर्सेस के अराउंड आप मीडियम में अगर एक इमेजिनरी लोकस ड्रॉ करो, पार्टिकल्स को कनेक्ट करता हुआ, तो ये जो लोकस होगा ये हमारा कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। क्योंकि अगर आप जैसे सपोज ये हमारे डिफरेंट लोकस हैं, अब इस लोकस पे आप देखोगे तो हर एक पार्टिकल इस लोकस पर या फिर इस ट्रेजेक्ट्री पर क्या होगा, सेम फेज में वाइब्रेट कर रहा होगा। तो ये वाला हमारा जो वेव फ्रंट है ये कैसा होगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। तो बहुत सारे वेव फ्रंट यहाँ देखो बन रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो लाइट रेज है, ये जो एरो बन रहा है हमारा, ये लाइट रेज हमेशा
नॉर्मल होती हैं हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं किसके, यू कैन से वेव फ्रंट के। लाइट रेज आर ऑलवेज रेज और यू कैन से वेव्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। ठीक है, वेव फ्रंट के हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं, आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। दूसरा आता है सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट कब बनेगा? सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट हमारा जब बनेगा जब हमारा लाइट सोर्स कैसा हो, लीनियर हो, लाइक दिस टाइप का लाइट सोर्स, ट्यूब लाइट की तरह एक अगर लाइट सोर्स है उसमें से लाइट एमिट हो रही है, लीनियर लाइट सोर्स है, तो उसकी चारों तरफ जो वेव फ्रंट बनेगा, ये वेव फ्रंट कैसा होगा, ये वेव फ्रंट हमारा सिलिंड्रिकल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन है, तो अगर यही लाइट एमिट कर रहा है तो इसके चारों तरफ अगर आप एक वेव फ्रंट बनाओगे, एक पार्टिकल्स को ज्वाइन करता हुआ एक लोकस बनाओगे, देन इट विल बी सिलिंड्रिकल। क्लियर? तो ये कब बनेगा? जब हमारा लीनियर सोर्स ऑफ लाइट हो, जैसे फॉर एग्जांपल ट्यूब लाइट, फॉर एग्जांपल ट्यूब लाइट, राइट। तीसरा आता है प्लेन वेव फ्रंट। अब ये प्लेन वेव फ्रंट हमारा कब होगा? प्लेन वेव फ्रंट बेसिकली कुछ नया वेव फ्रंट नहीं है, ये स्फेरिकल ही होगा या फिर सिलिंड्रिकल होगा, बट शर्त ये है कि हमारा सोर्स काफ़ी दूर होगा। मतलब सोर्स ऑफ लाइट, वेदर इट इज़ पॉइंट सोर्स और इट इज़ लीनियर सोर्स, if the source of light is very far from the wavefront, if we are drawing the wavefront at very large distance from the source, then we can say this wavefront will behave like plane wavefront, क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस पर जनरली क्या हो जाता है, सारी चीज़ें आपको प्लेन नज़र आती हैं। सो दैट इज़ वाई दिस wavefront will be plane wavefront। क्लियर? तो ये हमारे टाइप्स ऑफ wavefront की कहानी थी। इसके आगे अगर हम बढ़ें थोड़े से और, तो अब अगला टॉपिक हमारा है बिहेवियर ऑफ प्रिज्म, लेंस एंड मिरर फॉर प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट में लेंस, मिरर और प्रिज्म किस तरह का बिहेवियर शो करते हैं? क्या वो वेव फ्रंट हमारा प्लेन ही बना रहेगा या वो वेव फ्रंट हमारा प्लेन से स्फेरिकल हो जाएगा? स्फेरिकल में भी कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग किस तरह का हो जाएगा, वो हमें समझना है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे प्लेन वेव फ्रंट। इंसिडेंट वेव फ्रंट हमारा प्लेन है, ये इस प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंट कर रहा है। तो जब ये प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंट करता है तो क्या देखते हैं हम, बेसिकली ये वेव फ्रंट जो है जब बाहर आता है यहाँ, तो ये वेव फ्रंट एग्जैक्टली आपको प्लेन ही मिलता है। इमर्जिंग वेव फ्रंट भी हमारा प्लेन वेव फ्रंट ही रहता है। मतलब प्रिज्म उसके बिहेवियर को चेंज नहीं करता है, मतलब उसका जो नेचर है, अगर वो प्लेन वेव फ्रंट है तो प्लेन ही बना रहेगा, उसके टाइप को चेंज नहीं करता है। राइट? व्हेनेवर द प्लेन वेव फ्रंट इज पासिस थ्रू द प्रिज्म, व्हाट हैपेंस, द इमर्जिंग वेव फ्रंट इज आल्सो प्लेन वेव फ्रंट। लेकिन अगर हम बात करें कि वेव फ्रंट विल बी टिल्टेड, सो बेसिकली ये प्लेन वेव फ्रंट थोड़ा टिल्ट हो जाएगा लेकिन रहेगा प्लेन ही। तो यहाँ ये देखो, राइट, प्लेन वेव फ्रंट हमारा क्या हो जाएगा, उसका इस तरह से टिल्टनेस आ जाएगी, उसके अंदर आनी भी चाहिए क्योंकि वहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, बट शेप चेंज नहीं होगी, वो प्लेन अगर है तो प्लेन ही बना रहेगा। अब बात करते हैं बिहेवियर ऑफ लेंस की। तो लेंस की अगर हम बात करें, यहाँ पर मैं कॉन्वेक्स के लिए करूँगा, आप कॉनकेव के लिए इसी तरह से डिज़ाइन करके देखना, इसी तरह से प्लेन वेव फ्रंट को कॉन्वेक्स में से पास करना। तो प्लेन वेव फ्रंट को जब हम कॉन्वेक्स के अंदर से पास कराते हैं बेटा, तो देखो ध्यान से, ये जो वेव आ रही है, ये वेव जब इस लेंस के अंदर एंटर करेगी और ये वेव जब लेंस के अंदर एंटर करेगी, या यहाँ बीच में कोई वेव है वो जब लेंस के अंदर एंटर करेगी, तो क्या देखोगे आप देखोगे ये वाली वेव्स को बहुत कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी अंदर। ऐसे ही इस वाली वेव को भी क्या होगा, कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। कहाँ? इनसाइड द लेंस। अब अंदर जा रही है, लेंस के अंदर जाएगी तो स्पीड डाउन होगी, राइट। तो जो हमारी एजेस पर वेव्स हैं, जो एंड वाली वेव्स हैं, प्लेन वेव फ्रंट के एजेस वाली वेव्स जो हैं हमारी, ये बहुत जल्दी इमर्ज आउट हो जाएंगी
किस में से? लेंस में से। लेकिन जो वेव बीच में जा रही होंगी, जो वेव्स हमारी मिडिल पोर्शन में जा रही होंगी, इस वाले पोर्शन में जाएंगी, इनको ज़्यादा टाइम लगेगा बाहर आने में, राइट। जब ज़्यादा टाइम लगेगा बाहर आने में तो क्या होगा भाई, वेव फ्रंट पर सारी वेव्स एक साथ चलेंगी, तो क्या करना पड़ेगा, ये वाली वेव्स तो हमारी ऐसे भी रिफ्रैक्शन तो होगा, लेकिन ये वाली वेव्स जब बाहर जल्दी आ जाएंगी तो बाहर क्या करेंगे, इनको ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर जाएंगे उस टाइम में जब तक कि ये बाहर आएगी। ये वाली वेव जब तक यहाँ बाहर आएगी तब तक इनको ये डिस्टेंस इधर ज़्यादा कवर कर जाएंगी। सिमिलरली ऐसे ये वाली वेव भी जब बाहर आएगी, जब तक ये वाली वेव भी जब बाहर आएगी इधर, राइट, क्योंकि इन्होंने अंदर डिस्टेंस कम कवर किया है, तब तक तो ये बीच वाली वेव तो बाहर बस इसकी सरफेस तक ही पहुंच पाएगी। तो इसलिए क्या करना पड़ता है, जब हम सरफेस ड्रॉ करते हैं, जब हम वेव फ्रंट ड्रॉ करते हैं, तो ये वेव फ्रंट हमें इस तरह से ड्रॉ करना पड़ता है, क्योंकि वेव्स तो एक ही वेव फ्रंट पर रहेंगी ना ये सारी, तो बीच वाली को पहुंचने में टाइम लगेगा। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि इसने लेंस के अंदर ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है तो बाहर इसको कम डिस्टेंस करना पड़े, इसलिए ये जो वेव फ्रंट है वो हमारा ऐसा हो जाता है। जो प्लेन वेव फ्रंट था, ये वेव फ्रंट ऐसा हो जाता है। ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि ये तो फिर ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगी तो इनके लिए तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन इस वाली वेव के लिए जो बीच में आ रही है हमारी वेव, ये लेंस के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करके आ रही है, तो इसको थोड़ा सा वेव फ्रंट पहले मिल जाए, लेंस से निकलते ही मिल जाए, लाइक दिस टाइप ऑफ शेप, तो वो शेप बदल जाएगी ऐसे, क्योंकि वो वेव हमारी पीछे है, वो पीछे रहेगी, बाकी एंड वाली वेव्स आगे निकल गई। जब एंड वाली वेव्स हमारी आगे निकल गई तो अभी ये जो प्लेन था, जब ये वेव्स आगे निकल गई, ये वेव्स आगे निकल गई, ये तो पीछे है, तो ये पोर्शन थोड़ा पीछे रह जाएगा, ये पोर्शन हमारा आगे हो जाएगा, तो इस तरह की शेप बन जाएगी। तो इसका मतलब ये हमारा स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। इमर्जिंग वेव फ्रंट कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। और स्फेरिकल में भी देखो आप, लाइट कन्वर्ज हो रही है, तो कन्वर्जिंग स्फेरिकल होगा, कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। सिमिलरली जब हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर के लिए, जब हम इस प्लेन वेव फ्रंट को स्फेरिकल मिरर पर इंसिडेंट कराते हैं, तब इसका बिहेवियर कैसा होगा। तो ये वाली वही सेम लॉजिक, ये वाली वेव यहाँ आके टकराएगी, ये वाली वेव बीच में जो होगी वो ऐसे जाके टकराएगी, तो बीच वाली वेव हमारी क्या होगी, इसको ज़्यादा देर बाद आफ्टर सम टाइम ये टकराएगी, उससे पहले ये साइड्स वाली भी, जब इस तरह का नेचर है इसका, तो साइड में जो वेव आ रही है वो तो पहले ही टकरा जाएगी, वो तो यहाँ से रिफ्लेक्ट भी होके आ जाएगी। लेकिन ये वेव जो जा रही है इसको तो अभी ये यहाँ टकरा चुकी है और ये वेव अभी पहुँची भी नहीं है वहाँ, तो जब ये वापस आएगी यहाँ से तो इसको टाइम लगेगा। जब इसको टाइम लगेगा तो इस बार क्या होगा, इस बार शेप हमारी कुछ ऐसी बनेगी, क्योंकि इस वाली वेव को वापस आने में टाइम लगेगा, ये जल्दी वापस आ जाएंगी, ठीक है। तो जब वापस जल्दी आएंगी तो ये वेव तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर जाएंगी नीचे से ऐसे, लेकिन ये वाली कम कवर कर पाएगी, तो इस बार ये हमारा ऐसा हो जाएगा। तो ये भी स्फेरिकल वेव फ्रंट है, आप देख रहे हो। तो यहाँ भी जो वेव फ्रंट बन रहा है, इमर्जिंग वेव फ्रंट, वो कैसा है, स्फेरिकल वेव फ्रंट ही बन रहा है। क्लियर, इमर्जिंग वेव फ्रंट हमारा कैसा बन रहा है, स्फेरिकल वेव फ्रंट ही बन रहा है। लेकिन अब ये स्फेरिकल कैसा है, तो आप देखो यहाँ भी लाइट रेज कन्वर्ज हो रही हैं, सो दैट इज व्हाई वी कैन ऑल्सो से ये भी हमारा कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट है। तो इन तीनों का बिहेवियर समझ आया। प्रिज्म में वेव फ्रंट टिल्ट होगा, रहेगा फ्लैट का फ्लैट, मीन्स प्लेन का प्लेन ही रहेगा। लेंस में कॉन्वेक्स की बात करी है तो कन्वर्जिंग बन गया, मतलब स्फेरिकल कन्वर्जिंग हो गया। कॉनकेव मिरर में हमने देखा, ये मिरर हमारा कॉनकेव था, तो कॉनकेव मिरर में स्फेरिकल कन्वर्जिंग बन गया। अब आपको क्या करना है, आपको कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या करना है, ये प्रोसेस, ये फिनोमेना करके देखनी है। फिर आपको देखना है कि अगर प्लेन वेव फ्रंट कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस में से पास होता है तो इमर्जिंग वेव फ्रंट का शेप कैसा होगा, वो आपने बनाना है, ठीक है। तो ये समझ आ गया। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे और पढ़ते हैं हाइगेंस प्रिंसिपल को। तो हाइगेंस प्रिंसिपल क्या है, बेसिकली हमारा हाइगेंस प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, इसको समझना ज़रूरी है। तो इसमें इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने कहा था कि जो वेव फ्रंट होता है हमारा,
तो वेव फ्रंट पर जितने भी हमारे बेसिकली पॉइंट्स होते हैं, दो पॉइंट्स में इन्होंने अपना पूरा का पूरा प्रिंसिपल एक्सप्लेन किया है। तो पहला पॉइंट इनका था कि जो हमारे वेव फ्रंट्स होते हैं, इन वेव फ्रंट पे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, और वो सारे सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे होते हैं, तभी तो ये वेव फ्रंट बना, उनका लोकस जो है वो वेव फ्रंट बना। तो जो वेव फ्रंट होता है बेसिकली उस पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सारे के सारे हमारे एक फ्रेश सोर्स ऑफ लाइट और यू कैन से फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस की तरह वर्क करते हैं, की तरह एक्ट करते हैं। और इन सोर्सेस ऑफ लाइट को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी वेवलेट्स बोलते हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स बोलते हैं। क्लियर? विच ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, पहला पॉइंट। सो ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ लाइट and these source of light are known as secondary wavelets and which travel with the speed of light in that medium. दूसरा पॉइंट क्या है इनका? दूसरा पॉइंट है सरफेस टचिंग these secondary wavelets। अब यहां देखो जरा, ये हमारी सेकेंडरी वेवलेट्स हैं, आप देख रहे हो ये डॉटेड लाइन जो बन रही है सेकेंडरी वेवलेट्स हैं बेसिकली, ठीक है। ये सेकेंडरी वेवलेट्स क्या है? ये न्यू सोर्सेस ऑफ लाइट हैं। ये हमारा ओरिजिनल वेव फ्रंट था ये वाला, ठीक है, इसमें हमारी ये सेकेंडरी वेवलेट्स थी, ये हमारे बहुत सारे पॉइंट्स थे जिनको हमने सेकेंडरी वेवलेट्स बोला। अब ये बोल रहा है कि सरफेस टचिंग दीज सेकेंडरी वेवलेट्स टेंजेंशियली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एट एनी इंस्टेंट गिव्स द न्यू वेव फ्रंट। मीन्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन जिधर हमारा वेव फ्रंट जा रहा है, अगर हम इन सेकेंडरी वेवलेट्स को टच करते हुए एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें, जैसे इसको टच करते हुए इन्होंने टेंजेंट ड्रॉ करा ना, तो ये जो टेंजेंट होगा ना, ये टेंजेंट हमारा न्यू वेव फ्रंट बन जाता है। फॉरवर्ड वाला टेंजेंट, बैकवर्ड वाला नहीं, आगे की तरफ की बात कर रहे हैं क्योंकि वेव हमारी उधर ही जा रही है ट्रेवल करती हुई। तो द टेंजेंट ड्रॉन ऑन द सेकेंडरी वेवलेट्स टचिंग which is basically touching the surfaces of the secondary wavelets, that tangent is known as you can say new wave front। क्लियर? वो हमारा एक न्यू वेव फ्रंट की तरह बिहेव करता है ये टेंजेंट। क्लियर है? तो यहाँ देखो ये प्लेन वेव फ्रंट बना था, यहाँ पर ये हमारा कैसा था? स्फेरिकल वेव फ्रंट था ओरिजिनल, ये वाला ओरिजिनल वेव फ्रंट है ये स्फेरिकल है। इसमें ये हमारी सर्कुलर जो डॉटेड ब्लू कलर की लाइंस आप देख रहे हो, सर्कल्स देख रहे हो, ये हमारे पार्टिकल्स हैं। जूम कर लिया, इतने बड़े नहीं होते हैं, दिखाई भी नहीं देते, बट यहाँ हमने ये डायग्राम बनाने के लिए थोड़ा सा जूम किया हुआ है। तो अब इन पार्टिकल्स को टच करता हुआ जब हमने टेंजेंट बनाया, इनके सरफेस को टच करता हुआ जब टेंजेंट बनाया ऐसा, तो ये जो टेंजेंट बेसिकली हमारा बना, ये क्या है? ये न्यू वेव फ्रंट है। ये क्या है? हमारा न्यू वेव फ्रंट है। तो अगर स्फेरिकल वेव फ्रंट है तो स्फेरिकल ही बनेगा आगे भी, और अगर प्लेन है तो प्लेन ही बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा हैगेंस प्रिंसिपल था। 2 पॉइंट्स थे। पहले पॉइंट में उन्होंने क्या बताया कि जितने भी हमारे पॉइंट्स होते हैं वेव फ्रंट के ऊपर, वो सारे के सारे न्यू सोर्स ऑफ लाइट की तरह एक्ट करते हैं। और दूसरा इन्होंने क्या बताया कि अगर जो हमारे न्यू सोर्स ऑफ लाइट हैं, जिनको हम सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं, उनके सरफेसेस को टच करता हुआ एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया जाए तो वो टेंजेंट हमारा न्यू वेव फ्रंट बन जाता है। क्लियर? ये दूसरा इन्होंने बताया। अब बढ़ाते हैं थोड़ा सा और कहानी को आगे, और अगला टॉपिक हमारा बेसिकली आ जाता है प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइगेंस प्रिंसिपल, और यू कैन से यूजिंग वेव थ्योरी। ठीक है, तो कैसे हम प्रूफ करेंगे रिफ्लेक्शन के लॉज को और रिफ्रैक्शन के लॉज को, उसको समझना है। तो यहाँ हम ये भी समझ जाएंगे कि प्लेन वेव फ्रंट या फिर प्लेन वेव कैसे रिफ्लेक्ट होती है और प्लेन वेव कैसे रिफ्रैक्शन होता है, वेव फ्रंट का रिफ्रैक्शन कैसे होता है, रिफ्लेक्शन कैसे होता है, ये भी हम यहाँ पर समझ जाएंगे। ठीक है, तो आइए ज़रा समझते हैं कहानी को। तो पहले हम करेंगे रिफ्लेक्शन का प्रूफ। अब देखो रिफ्लेक्शन में आपको पता है कि क्या प्रूफ करना है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बेसिकली क्या है? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो इसमें हमें प्रूफ करना है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल
आर। ये हमने अगर प्रूफ कर लिया तो यही हमारा काम है, यही हमारा मेन टास्क है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ मैंने रे डायग्राम ये बना रखा है बेसिकली, ठीक है। तो ये लाइट रेज हमारी, ये पूरा वेव फ्रंट आ रहा है इधर से, ये वेव फ्रंट ये वाला, ये वेव फ्रंट हमारा पूरा, ठीक है, जो कि इधर हम अगर बनाए तो यहाँ से इसको मैं चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, यस। ये हमारा वेव फ्रंट था, ये वेव फ्रंट ऐसे आ रहा है ट्रेवल करता हुआ, प्लेन वेव फ्रंट है, ये ऐसे आ रहा है आ रहा है आ रहा है, यहाँ इस सरफेस पर टकराया। जैसे ही ये सरफेस पर टकराया तो इसका ये वाला एंड यहाँ पहुंचा सबसे पहले, लेकिन ये वाला एंड अभी इधर ही है, ये वेव फ्रंट था हमारा पूरा, ठीक है, ये है। तो आप देख रहे हो कि जो नीचे वाला एंड है वो तो सरफेस पर टकरा गया, तो वहां पर जो वेव्स होंगी, जो वेव फ्रंट हमारा ये आ रहा था, ये वाला पोर्शन तो इस सरफेस पर टकरा गया, इंसिडेंट हो चुका है, तो यहां से तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा, लाइट वेव्स हमारी रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, लेकिन ये वाली वेव्स अभी आगे जाएंगी, ये वाली वेव्स और आगे जाएंगी, थोड़ा दूर जाके टकराएंगी। तो ये वेव फ्रंट जो ऐसे आया था ये तो रिफ्लेक्ट हो गया, नीचे से, नीचे वाली वेव्स इसमें से रिफ्लेक्ट हो चुकी हैं, लेकिन आगे जाते जाते आप देखो ये वाली वेव्स हमारी ट्रेवल करती हुई आ रही हैं और ये वेव यहाँ आके इंसिडेंट कर रही है, देन ये रिफ्लेक्ट हो रही है इधर, ठीक है। तो पूरा जो ऐसा वेव फ्रंट आया था वो ऐसा गया। तो हमने क्या किया, यहाँ से ये नॉर्मली बेसिकली एक ये नॉर्मल ड्रॉ करा। आप जानते हो कि लाइट रेज हमेशा नॉर्मल होती हैं किसके, वेव फ्रंट के, तो ये नॉर्मल बना लिया हमने यहाँ पर। अब आप यहाँ पर समझने की कोशिश करो, तो ये पूरा वेव फ्रंट आया, पी क्यू वेव फ्रंट आया और ये बाहर जा रहा है इस तरह से एम ई बनकर, ये क्या बनकर जा रहा है, एम ई बनकर जा रहा है। तो यहाँ पर हमें ये एंगल आई है, ये एंगल हमारा आई कौन सा है, जो कि नॉर्मल के साथ बन रहा है, इंसिडेंट वेव फ्रंट बना रहा है, और ये एंगल आ रहा है हमारा, ये कौन सा है, जो कि इमरजेंट वेव फ्रंट बना रहा है नॉर्मल के साथ, ठीक है, इमरजेंट वेव फ्रंट नॉर्मल के साथ बना रहा है। अब हमें यहाँ पर एंगल आई को एंगल आर के इक्वल प्रूफ करना है, और ये कैसे करेंगे, कहानी को समझने की कोशिश करो। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, मान लिया हमने इधर से जो वेव फ्रंट आ रहा था ये किसी v स्पीड से आ रहा था। आप जानते हो रिफ्लेक्शन में स्पीड चेंज नहीं होती है क्योंकि मीडियम चेंज नहीं होता है, तो इधर अगर v स्पीड से आया तो ये वाला वेव फ्रंट भी इधर हमारा v स्पीड से ही जा रहा होगा, ठीक है। अब देखना जरा, अगर मैं बात कर लूँ कहाँ पर, इन ट्रायंगल, मैं ट्रायंगल ले लेता हूँ यहाँ पर A B C एंड, कौन से ट्रायंगल, A D C, इन ट्राइंगल ABC एंड ADC। अब ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं, यहाँ पर ये 90 डिग्री बन रहा है, ये यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। तो जब इन ट्राइंगल्स की बात करेंगे तो अगर हम कैसे भी करके इनको क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें, क्योंकि हमें पता है ये एंगल अगर आई है तो ये एंगल आई है, ये थ्योरम आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी। ये एंगल इधर आर है तो ये एंगल हमारा आई होगा, यहाँ से आप निकाल भी सकते हो, ठीक है, 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट यूज़ करके। तो अगर हम ये आई और आर इक्वल प्रूफ करना चाह रहे हैं तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट अगर प्रूव हो जाए तो इनके एंगल हमारे इक्वल हो जाएंगे। अब कॉन्ग्रुएंसी इनकी कैसे दिखानी है, ये मेन टास्क है बस, क्योंकि अगर हमने कैसे भी करके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो यह एंगल हमारे दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ध्यान से देखो जरा, यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADC की अगर हम बात करें तो इसमें साइड A जो है कौन सी, AC, वो तो कॉमन है दोनों। भाई कोई तो थ्योरम हमें यहाँ अप्लाई करनी पड़ेगी कॉन्ग्रुएंसी दिखाने के लिए, तो साइड एक इक्वल होगी इनकी, ठीक है, AC हमारी कॉमन है दोनों में। दूसरा एंगल B जो है ये इक्वल है एंगल D के, क्योंकि ये 90 है दोनों, ठीक है। एक चीज और प्रूफ हो जाए कोई, चाहे साइड या फिर एंगल, तो उसके लिए हम क्या देख रहे हैं भाई, देखो ध्यान से, यहां पर आपको समझना है बहुत ध्यान से। जब ये लाइट रे हमारी B पर थी तब ये वाली लाइट रे P हमारी इंसिडेंट कर चुकी थी और ये हमारी B पर ही पहुंची, B पॉइंट पर ही थी। उसके बाद क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट करके इधर जा रही है, ये ऐसे जा रही है इधर, और ये आगे आ रही है। मान लिया कि आफ्टर टाइम t ये लाइट रे यहां से यहां तक पहुंची और ये लाइट रे तब आके यहां पर टकराई,
ठीक है। तो अगर हम डिस्टेंस निकालें AD और डिस्टेंस निकालें BC, नाउ व्हाट इज AD बेसिकली? AD क्या है? AD बेसिकली कौन सी डिस्टेंस है? AD हमारी वो डिस्टेंस है जो लाइट रे P ने ट्रेवल करी है आफ्टर रिफ्लेक्शन इन टाइम T। तो स्पीड तो सेम रहेगी, तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? स्पीड इनटू टाइम। तो AD हमारा V इंटू टी हो गया। सिमिलरली अगर हम बात करें किसकी? सिमिलरली अगर हम बात करें BC की, सो व्हाट शुड बी दिस BC? BC भी हमारी कौन सी डिस्टेंस है? ये वो डिस्टेंस है जो लाइट Q ने ट्रेवल करी, Q लाइट ने ट्रेवल करी बिफोर रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम अगेन सेम। तो आप देख रहे हो BC और AD दोनों क्या है? इक्वल है। तो ये BC और AD दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब ये हो गया कि हम ये भी तो लिख सकते हैं AD इज इक्वल्स टू BC एंड विच इज इक्वल्स टू VD। तो आप देखो दो चीज़ें हमने यहाँ इक्वल कर दी, एक चीज़ हमने यहाँ इक्वल कर दी। इट मीन्स बाय SAS साइड एंगल साइड आप देख पा रहे हो ट्रायंगल कौन सा? ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ADC के। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो कहानी हमारी क्या है? एंगल I जो है एंगल R के ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। यही तो हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा प्रूफ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R हो गया। ये हमने रिफ्लेक्शन के लॉ को प्रूफ कर दिया है। अब हम बात करेंगे किसकी? बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन को हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे। तो यहाँ वही सेम चीज़ है, हमारा एक वेव फ्रंट आ रहा है इधर से। मान लिया हमने ये वेव फ्रंट आ रहा है V स्पीड से, ठीक है। हमने ये मान लिया V1 से आ रहा है क्योंकि यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है, और इधर ये वेव फ्रंट गया V2 स्पीड से बाहर, क्योंकि रिफ्रैक्शन है तो मीडियम चेंज होगा। इधर हमने मान लिया ये रेयरर मीडियम है, और इधर हमने मान लिया ये कैसा मीडियम है? डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो ये डेंसर मीडियम है, इधर रेयरर मीडियम है। तो जब ये हमारा वेव फ्रंट यहाँ से चलता हुआ आ रहा है, यहाँ इंसिडेंट किया, ये वेव फ्रंट यहाँ इंसिडेंट किया बेसिकली ऐसे, उस टाइम जो ये लाइट रे, अगर मैं इसको नाम P दे दूं, इसको नाम Q दे देता हूं, तो P लाइट रे तो इंसिडेंट कर गई A पॉइंट पर, लेकिन अभी Q लाइट रे B पॉइंट पर ही पहुंच रही है। इसको इंसिडेंट करने के लिए कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, लेकिन ये अब दूसरे मीडियम में जाएगी इससे आगे। तो अगर मैंने कहा कि इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में T टाइम लगा, लाइट Q को B पॉइंट से B प्राइम तक पहुँचने में T टाइम लगा, तो इस T टाइम के अंदर लाइट रे P ने ये डिस्टेंस कवर कर लिया होगा यहाँ से यहाँ तक का, इसी सेम T टाइम में ही, ठीक है। ये कैसे पता चला? यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ कर लिया मैंने, ये हमारा एक तरह से वेव फ्रंट बन गया, इमर्जिंग वेव फ्रंट जिसको हम बोल सकते हैं। ये इमर्जिंग वेव फ्रंट आ गया, ठीक है। तो अब हमें यहाँ क्या प्रूफ करना है? रिफ्रैक्शन के लॉ क्या है? बेसिकली रिफ्रैक्शन का लॉ है साइन ऑफ I अपॉन साइन ऑफ R इज इक्वल्स टू 1/2, जो कि आप पढ़ चुके हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V1 अपॉन V2। तो अगर हम ये प्रूफ कर सकें किसी भी तरीके से तो हमारा टास्क डन हो जाएगा। कैसे प्रूफ करते हैं, कहानी को ज़रा समझो। देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि इन ट्रायंगल व्हाट देखो ये एंगल I है तो ये एंगल I होगा, ये तो आपको पता ही है। और अगर ये एंगल R है तो ये एंगल भी R होगा, ये भी आप जानते हो। इसमें कोई बताने की कुछ खास बात नहीं है, आप ज्योमेट्री थोड़ी सॉल्व करके निकाल भी सकते हो, क्योंकि ये हमारा पूरा 90 बन रहा है यहाँ पर, इधर ये हमारा पूरा 90 है, तो ये I हो गया, तो ये इधर ऑटोमेटिकली I हो जाएगा। सो नाउ अगर हम इन ट्रायंगल बात कर लें कौन से A, B एंड B प्राइम, तो बेटा यहाँ पर साइन I अगर हम निकालेंगे
साइन आई, तो क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या हो गया सामने वाली साइड बी बी प्राइम अपॉन हाइपोटेन्यूज नॉट बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हो गया ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज है, ये वाली साइड ए बी प्राइम, ठीक है ये हो गई। सिमिलरली अगर हम निकालें इन ट्रायंगल कौन सा ए बी प्राइम ए प्राइम, इसमें साइन आर अगर निकालेंगे तो क्या मिलेगा, देखो आर के सामने की साइड होगी परपेंडिकुलर, तो ए प्राइम हो गया अपॉन हाइपोटेन्यूज तो दोनों में सेम ही है ए बी प्राइम, तो अगर हम साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू कर देते हैं, इनको दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो क्या मिल रहा है मुझे, देखो ये ए बी प्राइम दोनों में कॉमन है तो ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा बी बी प्राइम अपॉन ए प्राइम, बी बी प्राइम अपॉन ए प्राइम। अब अगर ये बी बी प्राइम निकल जाए किसी भी तरीके से तो मेरा काम बन जाएगा। तो आप जरा ध्यान से देखो, मैंने कहा ये स्पीड कितनी थी v1, कितना टाइम लगा इस लाइट रे को b से b प्राइम तक जाने में t, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, बड़ा सिंपल है, बी बी प्राइम डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आपको पता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड उस मीडियम में कितनी है v1, टाइम कितना लगा t। सिमिलरली व्हाट शुड बी द ए प्राइम, क्योंकि इस वाले मीडियम में स्पीड कितनी है v2 है, तो ये v2 हो गई, टाइम कितना लगा t लगा, तो ये v2 आ गया। ये वैल्यू जब यहाँ पुट कर दोगे तो साइन आई अपॉन साइन आर आप देखोगे क्या मिल जाएगा, बी बी प्राइम हमारा कितना है v1t अपॉन b2t, t से t गायब हो गया यहाँ पर, तो साइन आई अपॉन साइन आर कितना मिल गया v1 अपॉन b2 मिल गया। और यही तो हमारा स्नेल्स लॉ है, या फिर हम जिसको बोलते हैं क्या है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। क्लियर, तो ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी हमने प्रूफ कर दिया है यूजिंग हाइगेंस प्रिंसिपल, यूजिंग वेव थ्योरी। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कोहेरेंट सोर्सेस। सोर्सेस तो आप जानते हो, सोर्सेस ऑफ लाइट मींस जिसमें से लाइट वेव्स निकलती हैं, जहाँ से मुझे लाइट मिल रही है, जहाँ से लाइट ऑरिजिनेट हो रही है, इनको बोलते हैं सोर्सेस ऑफ लाइट। अब ये सोर्सेस ऑफ लाइट में कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट क्या है, कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट को आपको समझना है। तो बेटा कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट की यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है एक, वो आपको समझ लेनी है। क्या है इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, जरा ध्यान से देखो। कोई भी दो सोर्सेस हमारे कोहेरेंट सोर्सेस कहलाएंगे अगर द कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट आर दोज सोर्सेस विच एमिट अ लाइट वेव हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड इन द सेम फेज और दे हैव अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस। मतलब अगर दो सोर्स हैं हमारे पास, लाइट सोर्स हैं, उनमें से हमारी कुछ वेव्स निकल रही हैं, लाइट वेव्स निकल रही हैं, तो अगर ये वेव्स हमारी सेम फ्रीक्वेंसी की हैं, सेम वेवलेंथ की हैं, और साथ के साथ क्या है, इनका फेज डिफरेंस जो है, जिसको हम बोलेंगे फाई, जो कि आपने पढ़ा हुआ है एसी वाले चैप्टर में टर्म 1 में, तो अगर ये फेज डिफरेंस हमारा क्या है, फाई है, और अगर ये या तो जीरो हो या कांस्टेंट हो, ये बदलना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि हर टाइम के साथ वेरी कर रहा हो, वेरी अगर नहीं कर रहा है तो ऐसे सोर्सेस को, ऐसे ये जो सोर्सेस होंगे इनको हम क्या बोल देते हैं, कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट बोल देते हैं। क्लियर, तो कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट आर दोज सोर्सेस which emits the light waves of same frequency, same wavelength and having constant phase or zero phase difference. Clear? Or maybe zero phase difference. एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो लेज़र लाइट और साउंड वेव्स, इनको हम कोहेरेंट मानते हैं। ठीक है, लेज़र लाइट्स हमारी कोहेरेंट होती है। नॉर्मली बल्ब हो गया, ट्यूब लाइट हो गई, या फिर हमारा कैंडल हो गई, ये हमारे कोहेरेंट सोर्सेस नहीं होते हैं,
क्योंकि इनमें लाइट वेव्स की फ्रिक्वेंसी वेरी करती है और हमारे फेज भी वेरी करता रहता है, ठीक है। बट लेज़र लाइट और साउंड वेव्स को हम कोहेरेंट सोर्सेस मानते हैं, ठीक है। कोहेरेंट सोर्सेस की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग कोहेरेंट सोर्सेस, वो आपको समझना है। तो सबसे पहली चीज़, टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस आर नेवर कोहेरेंट, दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस कोहेरेंट नहीं हो सकते हैं। दूसरी चीज़, टू कोहेरेंट सोर्सेस कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिंगल सोर्स ऑफ लाइट बाय द रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। अगर हमारे पास एक सिंगल सोर्स है, फॉर एग्जांपल ये सिंगल सोर्स है, इसमें से लाइट वेव आ रही हैं बहुत सारी, तो अगर आप किसी भी तरीके से यहाँ पर एक न्यू सोर्स बना दो जो कि इन्हीं लाइट वेव्स को, जो मेन सोर्स था उसी में से लाइट वेव्स आ रही थी, उससे तुमने क्या कर लिया, दो सोर्स बना लिए ये, तो ये जो दोनों सोर्स होंगे ये कोहेरेंट हो जाएंगे फिर। अदरवाइज दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस कोहेरेंट नहीं होते। बट अगर आपने दो सोर्सेस किसी एक ही सोर्स से बनाए हैं with the help of refraction or maybe diffraction, then these sources will be coherent sources. Clear? आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो कि ये लेज़र लाइट है हमारी, तो ये सारे के सारी जो वेव्स आ रही हैं हमारी, सारी की सारी जो पल्सेस आ रही हैं, ये सब सेम फेज में है। आप देखो सारी एक साथ डाउन जा रही हैं, सारी एक साथ अप, सारी एक साथ डाउन, सबका एम्पलीट्यूड सेम है, सबकी फ्रीक्वेंसी सेम है, वेवलेंथ सेम है। That is why this laser light is coherent source. इनकोहेरेंट सोर्स की बात करें तो यहाँ देखो LED लाइट है, LED बल्ब है, ये अलग अलग इनकी सबकी फ्रीक्वेंसी होगी, है ना, अलग अलग इनके एम्पलीट्यूड्स हैं, सबके अलग अलग एम्पलीट्यूड्स हैं, ये सारी वेव्स अलग अलग एम्पलीट्यूड्स की है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की होंगी, अलग अलग वेवलेंथ हो जाएगी। सो दैट इज़ वाई दिस सोर्स, दिस LED लाइट इज़ अ इनकोहेरेंट सोर्स, इट इज़ नॉट कोहेरेंट सोर्स। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, तो लेज़र हमारा कोहेरेंट सोर्स हो गया, ये LED बल्ब हमारा इनकोहेरेंट सोर्स है, क्योंकि ये बेसिकली ये जो हमारी कोहेरेंट सोर्सेस की डेफिनेशन उसको फॉलो नहीं कर रहा है। क्लियर? तो ये हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम दो सोर्सेस को किस तरह से कोहेरेंट सोर्स बना सकते हैं, कोहेरेंट सोर्स हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, ये समझना है हम। तो पहला पॉइंट यहाँ पर है, कोहेरेंट सोर्सेस शुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिंगल सोर्स बाय सम डिवाइसेस। कोई डिवाइस लगा के हम सिंगल स्लिट या डबल स्लिट लगा के किसी एक सिंगल सोर्स के सामने कोहेरेंट सोर्सेस बना सकते हैं। टू कोहेरेंट सोर्सेस शुड बी मोनोक्रोमेटिक लाइट, दोनों में मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए, मतलब सिंगल कलर्ड होनी चाहिए, मल्टीपल कलर्स नहीं होने चाहिए। एंड तीसरा, पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स फ्रॉम टू सोर्सेस शुड बी स्मॉल। पाथ डिफरेंस दोनों सोर्सेस का कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पाथ डिफरेंस स्मॉल होने के लिए फेज डिफरेंस को भी स्मॉल होना पड़ेगा। तो अगर कोई फेज डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जो कि कोहेरेंट सोर्सेस को बनाने में, ऑब्टेन करने में हेल्प करती हैं, राइट। तो यहाँ तक बेसिकली हम लोगों ने डील किया है अभी। इससे आगे हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे जो कि हमारा इंटरफेरेंस होगा एंड देन YDSC, और पूरा का पूरा इंटरफेरेंस पैटर्न वहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, राइट। तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही काफ़ी है, इतना ही रहने देते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो अब तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।